नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तराखंड सिपाही भर्ती 2024 के बारे में सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। जो कैंडिडेट सिपाही बनने के लिए इच्छुक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर 2000 पद निकाले हैं उत्तराखंड पुलिस ने यूके ट्रिपल एससी के थ्रू। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। डिटेल से सारी जानकारी हम आपको देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और उनको इसका बेनिफिट मिले और वो यूके ट्रिपल एससी के थ्रू सिपाही भर्ती में शामिल हो सके। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसके प्रारंभिक तिथि 8/11/2024 है, यानी कि 8 नवंबर 2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। तो आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 29/11/2024 यानी कि 29 नवंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो यूआर ओबीसी के लिए 300 रुपये। तो आप जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका एक एप्लीकेशन फी होता है जिसे हम आवेदन शुल्क कहते हैं। तो यहाँ भी आवेदन शुल्क रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति में या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसके लिए 300 रुपये का आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फी देनी होगी। अगर आप SC ST या EWS, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स या फिर आप EWS जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं उसके अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आपको 150 रुपये का यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज देना होगा, यानी कि आवेदन शुल्क देना होगा। और ये आवेदन शुल्क आप कब तक जमा कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 29/11/2024 यानी कि 29 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। आप तब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं और उसकी फीस जमा कर सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी करा सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब देखते हैं तो उसमें एज का एक क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया आपका रखा गया 18 से 22 वर्ष, यानी कि जो आपकी आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 22 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कब ये चेक किया जाएगा आपका 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 22 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां पर आयु में छूट दी जाती है तो यहाँ भी आयु में छूट दी जाएगी। वो यूके ट्रिपल एससी के नियम के अनुसार जो भी छूट आपकी दी जाती है वो इसमें भी आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो आपके पास 10+2 यानी कि 12th आप पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं अगर आप 10+2 पास कर चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 15/6/2025 यानी कि 15 जून 2025 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। फिर बात करते हैं कुल पदों की। तो कुल पद यहाँ पर 2000 दिए गए हैं, जिनमें से सिविल सिपाही अलग रखे गए हैं और उसमें से पीएसी और आईआरबी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलग रखा गया है। तो सिविल में यहाँ पर 1600 वैकेंसी दी गई है और अगर आईआरबी और पीएससी की बात करते हैं तो 400 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो टोटल मिलाकर 1600 + 400 2000 वैकेंसी है, जो सिपाही के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पर यूके में। इसके बाद बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 160 वैकेंसी सिविल की है और 40 वैकेंसी इसमें आईआरबी और पीएसी की है। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको 160 सिविल में है वैकेंसी दी गई है, तो आपको ऑप्शन वहां पे दिया जाएगा कि किस कैटेगरी में आपको जाना है। और बीसी में अगर आप आते हैं तो 224 वैकेंसी आपके सिविल के अंतर्गत आती हैं और 56 वैकेंसी आईआरबी या पीएसी के थ्रू आपकी फिल की जाएंगी। अगर आप एससी में आते हैं शेड्यूल कास्ट में अगर हैं तो 304 वैकेंसी यहाँ पर सिविल के लिए है और 76 वैकेंसी आईआरबी या पीएसी के लिए रखी गई है। अगर आप एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं तो 64 वैकेंसी यहाँ पर सिविल सिपाही की हैं और 16 जो वैकेंसी है आईआरबी और पीएसी के लिए रखी गई हैं।
लेकिन अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति यानी कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में जो आपको वैकेंसी दी गई है 848 यहाँ पर सिविल में रखी गई है और 212 वैकेंसी आईआरबी या पीएससी के अंतर्गत दी गई है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं और कितने आपके सिविल में हैं, कितने आपके पीएससी या फिर आईआरबी में भरे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पीईटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आपको क्या करना होता है, आपका फिजिकल चेक किया जाता है, आपकी हेल्थ चेक की जाती है। तो इस चेकअप में क्या होगा, आपका सबसे पहले चेक की जाती है ऊंचाई। तो अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी, एससी यानी कि सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर शेड्यूल कास्ट से अगर आप आते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम आपकी हाइट है तो आप इसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन से यहाँ पे ऊंचाई में भी मिलता है। तो एसटी जो है यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर। अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, जनजातियों में आते हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आप इतनी हाइट रखते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। सीना की बात करें, चेस्ट, तो 78.8 से 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या एससी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप सामान्य जाति के छात्र हैं या फिर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं या फिर आप शेड्यूल्ड कास्ट के छात्र हैं तो आपका जो सीना है 78.8 सेंटीमीटर सीना चौड़ा होना चाहिए। और अगर आपका एक्सपेंशन करने के बाद 83.8 सेंटीमीटर आ जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जो सीना होता है उसमें फुलाव चेक किया जाता है। अगर फुलाव 5 सेंटीमीटर से कम रहता है तो आपको उसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं या फिर आप शेड्यूल कास्ट है, आप शेड्यूल ट्राइब्स में आप आते हैं, जनजातियों में, तो 76.3 आपका बिना फुलाए सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर फुलाव उसमें हो जाने के बाद, यानी कि कम से कम यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। अगर सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं है तो आप उस फॉर्म में को तो फिल कर सकते हैं लेकिन आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो सीने में फुलाव है मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दौड़ की। तो इसमें जब फिजिकल आपका चेक किया जाएगा तो उसमें दौड़ भी रखा गया, तो 3 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है जिसे आपको पार करना है 10 मिनट से लेके 20 मिनट के बीच में। तो अगर आप 10 मिनट में कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स मिल जाते हैं और जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा आपके जो मार्क्स हैं वो कम होते चले जाएंगे और 20 मिनट तक अगर आप उसको पार कर लेते हैं तो आप उस दौड़ में पास हो जाते हैं। और अगर 20 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे तो दौड़ से आप बाहर निकल जाएंगे और इस जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो किसी भी भर्ती का जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका योग्यता 10th प्लस 2 रखा गया है तो आपके पास 10th प्लस 2 के सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसमें आपको दिया गया है कि कौन कौन से एड्रेस प्रूफ आपके लगते हैं तो उनमें से आपका स्कैन कॉपी करके रखना है। इसी तरीके से आपके पास जो आईडी प्रूफ होने चाहिए उसको भी स्कैन कॉपी करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है आपका या फिर आप कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास सिग्नेचर भी आपके स्कैन होकर रखे होने चाहिए ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो ये सारे आपके पास हों और आप आसानी से उसे फिल कर सकें। सबमिट करने से पहले आप क्या करेंगे, सारा चेक करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर गलती है तो उसे सुधार लीजिए, क्योंकि जब एक बार एप्लीकेशन भर जाएगा तो आपको गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसको सारे को सबमिट करने से पहले आप चेक कर लें, उसके बाद सबमिट करें और सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लें ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने क्या एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है, कि क्या कोई गलती तो नहीं हुई थी। कई बार ऐसा होता है कि बाद में गलती बताई जाती है लेकिन प्रूफ आपके पास होता है तो गलती नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आपसे अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो यूके ट्रिपल एस की एडवर्टाइजमेंट नंबर 65
2024 यानी कि 65/2024 पर जाकर इसकी कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाले आरआरसी गुवाहाटी के लिए, जो कि अप्रेंटिस के लिए दिया गया है। 10वीं पास अगर आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आपको उस ट्रेड का आईटीआई आपके पास होना चाहिए जिस भी ब्रांच में आप फिल करना चाहते हैं, और आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों के पास जाए और वो इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 4/11/2024 यानी कि 4 नवंबर 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 3/12/2024 यानी कि 3 दिसंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी उसके लिए आप अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, तो उसका एक शुल्क होता है जो कुछ कैटेगरी से लिया जाता है और कुछ से नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो अगर आप यूआर या ओबीसी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल या सामान्य होता है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको इसका 100 रुपये चार्ज देना होगा। अगर अदर की हम बात करते हैं तो उनको कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं देना है, आवेदन शुल्क उनका शून्य रहेगा। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तब भी आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। बात करते हैं कि जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका जो ऑनलाइन आप फी पे करेंगे तो वो किससे करेंगे, 3/12/2024 तक आपको यानी कि 3 दिसंबर 2024 तक आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु भी एक क्राइटेरिया होता है हर गवर्नमेंट जॉब का कि आपकी मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, मिनिमम आयु आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष, यानी कि कम से कम 15 साल के आप होने चाहिए और अधिकतम जो आपकी आयु है वो 24 साल होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपको छूट दी जाती है तो छूट भी यहाँ पे दी जाएगी। एनएफआर आरआरसी के नियम के अनुसार जो भी आपको छूट दी जाती है वो छूट आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता यहाँ पर 10वीं पास अगर आपने किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिस ट्रेड में आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस ट्रेड का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इसमें आपका 10th के साथ साथ आईटीआई भी होना चाहिए और संबंधित ब्रांच, जिस भी ट्रेड में ब्रांच में आप भरना चाहते हैं उसी का आपके पास आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो कुल पदों की संख्या 5647 है, जो कि आरआरसी गुवाहाटी के अंदर जितने भी ब्रांचेस होंगे उन सभी के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कटिहार। तो कटिहार के वर्कशॉप के लिए यहाँ पर 812 वैकेंसीज निकाली गई है। कटिहार जो कि आपका एक रीजनल है जहां पर 812 वैकेंसी वर्कशॉप के लिए दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम अलीपुर द्वार की। तो अलीपुर द्वार जो है वहां पर 413 वैकेंसी निकाली गई है। ये सारी वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए है। उसके बाद बात करते हैं हम रंगिया की। तो रंगिया में 435 वैकेंसीज निकाली गई हैं। लॉमडिंग की अगर बात करें तो लॉमडिंग में आपके 950 अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। तिनसुकिया में 580 अप्रेंटिस की जरूरत है। और अगर बंगाई गांव की अगर बात करते हैं वहां पर, तो ये वर्कशॉप के लिए यहाँ पर जरूरत है 982 वैकेंसी निकाली गई है। बंगाई गांव में वर्कशॉप के अंदर 982 वैकेंसीज है। उसके बाद बात करते हैं हम डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ में यहाँ पर 814 वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी भी वर्कशॉप के लिए यहाँ पर होंगी। उसके बाद बात करते हैं हम मालेगांव की। तो मालेगांव में आपके हेड क्वार्टर के लिए जरूरत है। यहाँ पर हेड क्वार्टर में 661 वैकेंसीज निकाली गई है मालेगांव में। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एनएफआर आरआरसी गुवाहाटी कि उस पर ऑनलाइन जाएंगे और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन पढ़िए तो आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएंगी। यूपीएससी ने सीबीएसई के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाले हैं जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं।
असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी से निकाली गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये एप्लीकेशन आपके प्रारंभ हो चुके हैं 9/11/2024 यानी कि 9 नवंबर 2024 से एप्लीकेशंस आपके शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसका रहेगा 28/11/2024 यानी कि 28 नवंबर 2024 तक आप इसके एप्लीकेशंस भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी कि आप सामान्य जाति या इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में आते हैं या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा 25 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज। और अगर आप इनके अलावा SC ST में आते हैं या फिर आप महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये आवेदन शुल्क आपको कब तक जमा करना है। तो ये 28/11/2024 यानी कि 28 नवंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फीस को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो इसकी आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए जो कि 28/11/2024 को आपका एज का कैलकुलेशन होगा। अगर 28/11/2024 को आपकी एज 28 वर्ष से ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आयु में छूट की बात करते हैं तो जो भी आपका यूपीएससी का नियम होता है उसके अनुसार इसमें आपको आयु में छूट दी जाएगी, जिसके लिए आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 पढ़ सकते हैं। बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता इसमें मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, इनकी एमसी आपके पास होना चाहिए या फिर बीई आपका होना चाहिए बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर सीएस के साथ होना चाहिए। बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास डिग्री है या फिर पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आपकी जो योग्यता है वो इसके लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यहाँ पर 27 दी गई है जो कि आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसीज हैं। तो 27 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अनरिजर्व यानी कि आप अगर सामान्य कैटेगरी में आते हैं या फिर आप जनरल में आते हैं तो ये आपके लिए 8 वैकेंसी, 8 पदों की संख्या यहाँ पर है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप आते हैं तो 4 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर दी गई है। इसके बाद बात करती है ओबीसी। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 9। एससी जो शेड्यूल कास्ट होती है यहाँ पर 4 वैकेंसी दी गई हैं और एसटी जो कि शेड्यूल ट्राइब्स बोले जाते हैं उनके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज दी गई हैं। तो इस तरीके से टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो 27 वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई हैं जो कि असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको, वो सारे जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए और जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो सब आपके पास होने चाहिए। यानी कि एलिजिबिलिटी में क्या होगा कि इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपकी क्या योग्यता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो एलिजिबिलिटी में आ जाएगा आपका और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ, आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन उस पर अपलोड किए जाएंगे, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ, आपके पास एड्रेस का भी प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर, आपके लेटेस्ट सिग्नेचर होने चाहिए और उसका भी आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स में आपका जैसे आपका नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, जो जो डिटेल्स आपसे वहां पे डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो वो सारी डिटेल्स उसमें आपको फिल करना होता है, उसे हम बोलते हैं बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा आपको प्रिंट, जो आपको रीप्रिंट करना है, फाइनल जो प्रिंट आपका होगा लास्ट प्रिंट वो 29/11/2024 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रिंट आप लेना चाहेंगे तो आपका प्रिंट नहीं होगा वहां पर। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसका आपको प्रिंट आउट लेना होता है, तो आप उसका फाइनल प्रिंट यहाँ पर रीप्रिंट जो होगा लास्ट डेट उसकी रहेगी 29/11/2024। इसके अलावा भी अगर कोई आपको अधिक जानकारी की यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो आप अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की ORA एडवर्टाइज नंबर 12/2024 चेक करेंगे, इस पर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आईटीबीपी ने सब इंस्पेक्टर SI SC हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं जो कि 2024 की एक लास्ट वैकेंसी शायद हो सकती है। इसके बाद 2024 में शायद आपको आईटीबीपी में जाने का मौका ना मिले।
तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं वो सारी हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचे जिन्हें आईटीबीपी में जाने के इच्छुक होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम प्रारंभ तिथि की। तो जो एप्लीकेशन है वो आपके शुरू हो चुके हैं 15/11/2024 से एप्लीकेशन आपके शुरू हो चुके हैं। और अगर लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो ये 14/12/2024 से इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो अंतिम तिथि है इसकी 14/12/2024, यानी कि 14 दिसंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर एसआई के लिए आवेदन शुल्क अलग रखा गया है और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए जो आवेदन शुल्क है वो अलग रखा गया है। तो बात करते हैं कि आप अगर एसआई का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी कि आप या तो सामान्य जाति से हैं या फिर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आप आते हैं और आपको 200 रुपए का चार्ज देना होगा अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं। अगर आप एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन से आते हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट या फिर आप एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स या एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं तो आपको उसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तब भी आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं हम कि अगर आप हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज कम है। यहाँ पर 100 रुपए का चार्ज रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस यानी कि आप सामान्य जाति अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आप आते हैं तो आपको 100 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन से आते हैं, आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, जनजातियों से आते हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर महिला कैंडिडेट है, चाहे आप सब इंस्पेक्टर के लिए फिल करें, चाहे एससी हेड कांस्टेबल के लिए करें या कांस्टेबल के लिए करें, तो महिला कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन जो शुल्क है वो आप जमा करा सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो रहेगा वो 14/12/2024 रहेगा, जो कि यहाँ पर अंतिम तिथि है इसकी। उसी दिन तक आप इसका एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं और ई चालान का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो इसके लिए मिनिमम आयु होना जरूरी है। एक क्राइटेरिया रखा गया कि आपकी आयु कम से कम इतने वर्ष होनी चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 14/12/2024 यानी कि 14 दिसंबर 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम के लिए आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं क्योंकि एसआई हेड कांस्टेबल के लिए अधिकतम सीमा अलग अलग रखी गई है। और अगर आयु में छूट की बात करते हैं तो हर कैटेगरी में आयु की छूट अलग अलग होती है, तो वो छूट आपको आईटीबीपी नियम के अनुसार दी जाएगी। तो आप उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि इसमें अधिकतम छूट किस कैटेगरी को कितनी मिल रही है। योग्यता की अगर बात करते हैं तो 10th 12th और स्नातक। आपको अगर 10th पास है या 12th पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मौका है। वो इसमें सिपाही, हेड कांस्टेबल या फिर एसआई के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। आप अगर 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं तो इन सभी को यहाँ पर मौका दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप 10th के साथ साथ आईटीआई भी आपने किया है तो आपको हेड कांस्टेबल बनने का भी यहाँ पे मौका दिया गया है। कुल पदों की संख्या 526 है। एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सभी को मिलाकर जो पदों की संख्या दी गई है 526 है, जो कि आईटीबीपी में एक बहुत बड़ी है टेली कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ टेली कम्युनिकेशन की जॉब्स निकली हैं। एसआई के 92 पद हैं। अब एसआई की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है और ग्रेजुएशन में आपके पास पीसीएम होना जरूरी है, क्योंकि आप जब टेली कम्युनिकेशन में जाते हैं तो ये टेक्निकल है और टेक्निकल में आपका पीसीएम जरूरी होता है। हेड कांस्टेबल की अगर बात करें तो 383 पद है। सबसे ज्यादा जो पद इसमें निकाले गए वो हेड कांस्टेबल के लिए निकाले गए, तो इसमें जो फाइटिंग है वो सबसे ज्यादा होगा।
तो इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास या तो 12th में पीसीएम आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर 10th के साथ आपने आईटीआई भी किया है उस चीज में, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल के 51 पद, जो सबसे कम पद इसमें आए हैं वो कांस्टेबल के आए हैं। और कांस्टेबल में सिर्फ जो आपका शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म फिल लेके करने के लिए तैयार हो जाइए और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम पीएसटी की। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हर भर्ती के लिए एक फिजिकल स्टैंडर्ड रखा जाता है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका सीना इतना चौड़ा होना चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए फीमेल के लिए। तो वो सारी कैटेगरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप गढ़वाली या कुमायूं क्षेत्र से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर रखा गया है। और इसके अलावा भी आपका जो असम साइड से कुछ कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर भी यहाँ पे रखा गया है, तो वो इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। सीना की अगर बात करें तो जो ऊंचाई 170 सेंटीमीटर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 से 85 का मतलब क्या होता है कि 80 जो होता है आपका चेस्ट वो बिना फुलाए होता है और 85 फुलाने के बाद होना चाहिए। इसी तरीके से जो कैंडिडेट्स कुमायूं, गढ़वाली या पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उनकी 78 से 83 रखा गया है, यानी कि 78 सेंटीमीटर आप उनका बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 83 हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी छाती में होना चाहिए। अगर सीना 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं दे पा रहा है तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। दौड़ की बात करते हैं, पीटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें दौड़ देखिए 1.6 किलोमीटर रखा गया है, 7.5 मिनट में आपको पार करना है। ये पुरुषों के लिए रखा गया है, हेड कांस्टेबल और एसआई तीनों में ही आपको ये 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 7.5 मिनट में पूरी करनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो फीमेल के लिए 800 मीटर रखा गया है और उसका जो टाइमिंग है वो 4 मिनट 45 सेकंड का है। लॉन्ग जंप जो कि 11 फीट, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 3 अटेम्प्ट में आपको 11 फीट लॉन्ग जंप पूरा करना है। और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 9 फीट आपको 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, उसमें 9 फीट लॉन्ग जंप यानी कि आपको लंबी कूद पूरी करनी होती है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में कर लेंगे तो आपको दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पहला या दूसरा नहीं कर पाते तो तीसरे अटेम्प्ट में हर हाल में आपको 11 फीट और 9 फीट महिलाओं के लिए पूरा करना है, नहीं तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। अगर आप बात करते हैं हाई जंप की, हाई जंप 3.5 फीट, यहाँ भी 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे और 3.5 फीट किसको मिलेगा, मेल के लिए। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो 3.5 फीट आपको हाई जंप मारना है और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 3 फीट आपकी हाई जंप होनी चाहिए और ये भी आपका 3 अटेम्प्ट्स में आपको पूरा करना है। तो महिलाओं के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद और 3 फीट हाई जंप यानी कि ऊंची कूद यहाँ पर मांगा गया है। और अगर रेस की बात करें तो 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। इसके बाद बात करते हैं एसआई की। तो एसआई कैंडिडेट अगर आप मेल हैं तो 1600 मीटर आपको पूरा करना है 7 मिनट 30 सेकंड में। अगर इस दौरान आप ये रेस पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसमें 100 मीटर की रेस भी मांगी गई है। 100 मीटर कितने समय में, 16 सेकंड में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 100 मीटर 18 सेकंड में आपको पूरा करना है। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आईडी प्रूफ आपका लगता है, एड्रेस प्रूफ लगता है। तो इन सभी की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए और उसकी एक स्कैन कॉपी। आईडी प्रूफ कौन से आपके लगेंगे वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, कौन कौन से आईडी प्रूफ आपके वैलिड हैं। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से वैलिड हैं उसकी भी आपके पास एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। और इसके बाद एजुकेशनल वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन सब की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए।
क्योंकि ये जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें आपको इसको अपलोड करना होगा, उसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसी के तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपको छूट की अगर जरूरत है तो आईटीबीपी के नियम के अनुसार आपको इसमें छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए आप आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से इसका नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों के पास पहुंच जाए जिनको आईटीबीपी में जाने की इच्छा है। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।